हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो एग्जाम को अब कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में आप सबको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा रिवाइज करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वो है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता आप जानते होंगे कि समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता आखिर है क्या? तो चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उसका कुछ कानून जो है समान रहेगा, यानी संपत्ति अपनाने का कानून, विवाह का कानून, तलाक का कानून, ये सारा कानून जो है हर धर्म पे समान होगा, जो अभी अपने भारत में नहीं है। धर्म के हिसाब से जो यहाँ पे कानून चल रहा है। ठीक है, मुस्लिम धर्म में कुछ और है, सिख धर्म में कुछ और है, हिंदू धर्म में कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता मतलब हर धर्म के लिए समान कानून एप्लीकेबल होगा। और इसको अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बना है। यूसीसी, इसका यूसीसी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के बारे में कुछ और समझ लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को ये फाउंड किया गया था और चीफ मिनिस्टर इसके पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर वर्तमान में गुरमीत सिंह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में घोषित किया गया था चंगी एयरपोर्ट को। ठीक है, चंगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है और इसे दुनिया का सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था 2023 का। ठीक है, तो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है 2023 भी पूछ सकता है और 24 भी पूछ सकता है। 2023 में आप चंगी दीजिएगा और 2024 यदि पूछ देता है, ठीक है, तो ये हमाद एयरपोर्ट हो जाएगा 2024 का। ये दोहा में स्थित है। ठीक है, चलिए सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सिंगापुर का ये मैप है, मलेशिया के ठीक नीचे है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट थरमन संगमुरुरत्नम है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लॉरेंस वांग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डा ने शुरू किया? सनफ्लावर पहल। ठीक है, तो आखिर ये सनफ्लावर पहल है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत सारा जो दिव्यांगता होता है, मतलब दिव्यांग आप समझते हैं, पैर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाता है, तो ये सब हैंडीकैप्ड दिव्यांग है। लेकिन कुछ दिव्यांगता ऐसी होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब दिखने में आदमी जो है 30 साल का लग रहा है लेकिन उसका नॉलेज जीरो है, आईक्यू जीरो है, बुद्धिहीन टाइप का है, मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह का दिव्यांगता जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसे दिव्यांगता को इनविजिबल हैंडीकैप्ड कहते हैं। ठीक है, इनविजिबल। ठीक है, ऐसे दिव्यांगता को इनविजिबल हैंडीकैप्ड कहते हैं। कभी कभी जो नेत्रहीन है उनको देख करके पता ही नहीं चलता कि वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनविजिबल हैंडीकैप्ड में आ गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाता है एयरपोर्ट पे, तो एक आई कार्ड ये पहना दिया जाता है। ठीक है, जिसपे सनफ्लावर का वो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ, और ये सिर्फ जो हिडन डिसेबिलिटी है किसी आदमी की, उसको दर्शाने के लिए, ताकि ये आई कार्ड अगर किसी के गले में देखे तो समझ जाए कि इसको कुछ ऐसा दिव्यांगता डिसेबिलिटी है जिसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वैसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस तरह का जो मिशन है, इसकी शुरुआत गैटविक एयरपोर्ट लंदन से हो गई थी और भारत में इसकी शुरुआत करने वाला हवाई अड्डा दिल्ली एयरपोर्ट है। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट पे इस तरह का जो भी इनविजिबल डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको ये आई कार्ड पहना दिया जाता है, आई कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो है दूसरा पर्सन या सिक्योरिटी पर्सन या जो भी क्रू मेंबर है ये देखे तो समझ जाए कि इनके पास कोई डिसेबिलिटी है और उनको अच्छे से ट्रीट करे, उनको अलग प्रकार से ट्रीट करे। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये लंदन का गैटविक एयरपोर्ट है, यहां से जो है शुरू हुआ था ये मिशन। चलिए, भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक ये लक्ष्य रखा हुआ है? तो भारत ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो दिन रात इसी के लिए काम करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आगे जाए, और उनके नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से देश कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक है, देश हर दिन जो है नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, नए मकाम हासिल कर रहा है, नए रैंक्स ला रहा है। ठीक है, चलिए
तो 2030 तक जो है ये थर्ड पोजीशन में हमारा रहेगा और 2047 तक हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। ठीक है, अभी वर्तमान की अगर हम बात कर ले तो जीडीपी के हिसाब से जो है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से 3.89 ट्रिलियन ही 2024 का फर्स्ट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, तब चाइना है, जापान है, जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है। फिफ्थ पोजीशन पे, इसी को हम लोग को 2030 तक थर्ड पोजीशन पे लेके जाना है। और परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो हमारा भारत थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो नेतृत्व भारत को मिल रहा है पिछले 10-12 सालों में, 2047 तक हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का प्रारंभ कहां किया गया? ठीक है, तो मार्केट में जितनी तरह की अफवाहें हैं तो उस सब के मद्देनजर जो है भारत सरकार के द्वारा एक स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया और ये प्रसादम नाम रखा गया। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं, ये प्रसादम फूड स्ट्रीट है और ये शुरू किया गया है उज्जैन में। उज्जैन में जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल का मंदिर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मोहन यादव जी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और ये केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, जो लेबर मिनिस्टर है अभी वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, 2024 वाला जो उद्घाटन किया गया है, और पहले राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे हर साल जो है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे हर साल ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, और तो इस बार का जो आयोजन है वो किया गया है नासिक में। ठीक है, इस बार का आयोजन नासिक में किया गया है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे जो है इस तरह का आयोजन होता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है। उनका एक गोल्डन स्टेटमेंट है, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वर्णानि बोधत। ठीक है, तो हर युवा को जो है इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो है जीना चाहिए। अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए समर्पित करना चाहिए, ताकि 2047 तक का जो टारगेट है हमारे भारत को विकसित भारत बनाने का, उसमें योगदान मिल सके, उनका जीवन सार्थक बन सके। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद भी जीवन भर अपने देश का जो परचम है पूरी दुनिया में लहराए थे। तो 12 जनवरी को उनके जयंती के मौके पे हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इस बार जो है नासिक में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो आयुष दीक्षा केंद्र मतलब मेनली है कि जो आयुष के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य वगैरह होते हैं, तो उनको दीक्षित करने के लिए, ठीक है, मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स टाइप का जो है एक हॉस्पिटल टाइप का वहाँ संरचना क्रिएट किया गया जहाँ आयुष का दीक्षा दिया जाता है। और ये क्रिएट किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे? भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, जो पोर्ट्स और जो मंत्री है जलपत्तन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा जो है ये स्टेट ऑफ आर्ट आयुष दीक्षा सेंटर का उद्घाटन किया गया। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी है और गवर्नर रघुबर दास जी है। ठीक है, चलिए योग्यश्री योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? योग्यश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो भी SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनको उनके स्टूडेंट को, उस कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है उनको सभी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उनको निःशुल्क वहां पे इस योजना के अंतर्गत तैयारी करवाई जाती है सरकार की ओर से। ठीक है, राज्य सरकार की ओर से ये पश्चिम बंगाल की योजना है योग्यश्री। ठीक है, SC/ST कम्युनिटी के लिए मेन है, जो पिछड़े तबके के उनको कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, ये विक्टोरिया पैलेस है कलकत्ता बंगाल का फेमस। चलिए, अटपारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? अटपारी संरक्षण रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं 2 दिन पहले, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस।
ठीक है, इन्होंने 5 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और साथ में जो है एकनाथ शिंदे जी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, चलिए, और अजित पवार जी ने भी जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो महाराष्ट्र में अब से बिहार की तरह ही 2 उप मुख्यमंत्री है और 1 मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए अगला इसी में देखते हैं थोड़ा सा। अटापाड़ी रिजर्व जो है ये 2 रिजर्व के बीच में है, दोनों रिजर्व को जोड़ता है, मैनी संरक्षण क्षेत्र को और मालधोक पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ता है। तो अटापाड़ी संरक्षण रिजर्व एक नया रिजर्व बनाया गया है महाराष्ट्र के, ठीक है, सांगली जिले में है ये। अभी समाचार पत्र की सुर्खियों में मलकानगिरी हवाई अड्डा है, ये कहां पे स्थित है? मलकानगिरी हवाई अड्डा जो है, ठीक है, ये कहां पे स्थित है? तो मलकानगिरी स्थित है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। अभी हम लोगों ने ओडिशा की बात की थी, ये ओडिशा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। कैपिटल ओडिशा का भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी है और गवर्नर रघुवर दास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जल्लीकुट्टी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? तो वर्तमान में जो जल्लीकुट्टी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया वो तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, कहां किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। ये आप देख सकते हैं जल्लीकुट्टी प्रतियोगिता में जो है जो बैल रहता है उसके साथ जो है लोग अपना कुश्ती करते हैं। ठीक है, ये खेल की तरह वहाँ पे जो है वहाँ के संस्कार जो सांस्कृतिक खेल है उसकी तरह वहाँ पे आयोजन किया जाता है। चलिए, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है। गवर्नर R.N. रवि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कृत्रिम चट्टान योजना का आखिर इसको करने की आवश्यकता क्या है? तो जो आर्टिफिशियल रीफ टाइप का एक बना करके पत्थरनुमा संरचना समुद्र में डाला जाता है, समुद्र के किनारे डाला जाता है। अब वहां पे क्या है, तो मछलियां आती हैं, वहां पे अपना घर बनाती है, वहां पे मछली का जो है संघनन होने लगता है, मतलब ढेर सारी मछलियां वहां पे आती है। इससे मछुआरों को जो है मछली पकड़ने में आसानी होती है, उनकी आजीविका जो है बढ़ती है। तो इसी कारण से जो है कृत्रिम चट्टान परियोजना शुरू किया गया और ये विझिंगम में शुरू किया गया, विंझिन्नम में, और ये है केरल का इलाका है विंझिंजम। ठीक है, केरल की अगर हम बात करें तो केरल के जो केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना कहां किया जाएगा? ठीक है, ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ये किया जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की हम लोग बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर कैपिटल इसका। मोहन चरण मांझी इसके सीएम है और रघुवर दास जी जो है इसके गवर्नर है। ठीक है, ब्लैक टाइगर आप देख सकते हैं इमेज में। ब्लैक टाइगर ये जो धारियां होती है वो काफी डार्क होती है और ब्लैक कलर की होती है। नॉर्मल टाइगर में इस तरह की धारी नहीं देखने को मिलती है, नॉर्मल से बस कलर के कारण डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ब्लैक टाइगर सफारी ये उड़ीसा में शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक वाहन एक फास्टैग की शुरुआत किसने किया है? ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है मेनली इसलिए लॉन्च किया गया। फास्टैग आप समझते होंगे कई दिन से भारत में काम कर रहा है, लेकिन फास्टैग में एक प्रॉब्लम था कि कई गाड़ियों के लिए एक ही फास्टैग लोग यूज करते थे। ठीक है, यही अपने मारुति पे भी चिपका दिए और यही अपने BMW पे भी चिपका दिए। तो सरकार ने जो है इस साल 1 अप्रैल 2024 से यह नया नियम लागू कर दिया कि एक फास्टैग जो है एक ही गाड़ी से रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, उसको आप दूसरे गाड़ी में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम है एक वाहन एक फास्टैग और ये शुरू किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, NHAI के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हम जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और जो भाषा के क्षेत्र में सबसे अव्वल रहते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 का जो अवार्ड है वो मेनली 2 पर्सन को प्रोवाइड किया गया है। एक पर्सन है गुलजार, ठीक है, और एक पर्सन है राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। गुलजार को जो है उर्दू के लिए, उर्दू में उनके योगदान के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत पे जो उनका योगदान है, जो उनकी रचनाएं हैं साहित्यिक, उनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और भारत के 4 जगत गुरु में से एक जगत गुरु है।
ठीक है, जन्म से नेत्रहीन होने के बाद भी उन्होंने जो है सारे वेद पढ़े हैं और सारे साहित्य पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। अगला देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पे है? ठीक है, हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा इसका ये अनावरण किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज पे है। सब दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी है, ये रेल ब्रिज भी है और आर्क ब्रिज भी है। ठीक है, आर्क ब्रिज भी है, आर्क नुमा जो संरचना है आप देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज भी है और रेल ब्रिज भी है। और ये आईफल टावर से भी जो है इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी जो है ये एक प्रमुख नदी है भारत की, और ये पाकिस्तान में बहती है और भारत में भी बहती है। पंजाब का जो 5 प्रमुख नदी है उसमें से चिनाब भी एक है, और इसका निर्माण जो है 2 धारा के मिलने से बनता है। एक धारा है चंद्रा और एक धारा भागा, दोनों धारा मिल करके जो है चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं चिनाब नदी का। ठीक है, ये पाकिस्तान से बहती हुई भारत में आती है। ठीक है, चलिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का सूचकांक कौन सा है? ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा क्या होगा? ठीक है, बौद्धिक संपदा किसे कहते हैं? पहले बौद्धिक संपदा जान लेते हैं। तो बौद्धिक संपदा मतलब जिसका निर्माण आपकी बुद्धि ने किया है, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। कोई आप रिसर्च करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी तरह का, मान लेते हैं कि आपने एक इंजन बनाया जो पानी से चल रहा है, ये आपका नया आविष्कार है, आपके बुद्धि विवेक की उपज है। अब क्या कीजिएगा, आप पूरी दुनिया में तो कॉपी करने वाले बैठे हुए हैं। यदि आप पेटेंट नहीं करवाते हैं तो कोई दूसरा आदमी आपका जो डिजाइन है, आपका जो खोज है, उसको कॉपी करके यूज कर सकता है। ठीक है, इसलिए दुनिया में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है विपो। ठीक है, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको जाकर के अपना रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड होने के बाद यदि कोई भी आदमी इसका यूज करता है, इस खोज का, तो उसको रॉयल्टी के रूप में जो है कुछ ना कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है पूरे दुनिया में इस रिसर्च को दे सकते हैं, बदले में आपको जो है जितने टाइम पीरियड के लिए विपो आपको लाइसेंस देगा, 15 साल, 20 साल, 5 साल, उसके एवज में आपको इनकम मिलेगा। ठीक है, तो विपो का मेन काम यही बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो पूरी दुनिया में भारत का रैंक क्या है, ये इस टाइप का जो है खोज रजिस्टर्ड करवाने में। ठीक है, तो पूरे दुनिया में भारत का जो रैंक है वो 42वां है इस बार का। ठीक है, 42वां है। विपो की अगर हम बात करें तो विपो का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 14 जुलाई 1967 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेड है अभी जो डैरेंग टैंग है वो हेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? ठीक है, तो पहले समझते हैं शेंगेन वीजा क्या होता है। शेंगेन वीजा तो जो यूरोपीय कंट्री हैं, कुछ यूरोपीय कंट्री ने क्या किया, अपने कुछ क्षेत्र को जो है शेंगेन क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, जितने भी यूरोपीय कंट्री है अपने कुछ क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब यूरोप का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे उस देश का नियम कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र का एक अलग नियम कानून होगा, भले ही इस देश का भी भूभाग हो, इस देश का भी भूभाग हो, इस देश का भी भूभाग हो, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ का एक अपना नियम क्षेत्र का ये का चालू होता है। इसको बोलते हैं शेंगेन क्षेत्र। ये यूरोप के देशों द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या है, जो बाहर से लोग जाते हैं उसको वीजा की आवश्यकता पड़ती है और इसी वीजा को शेंगेन वीजा कहते हैं। तो डिजिटल रूप में शेंगेन वीजा जारी करने वाला जो पहला देश बना है वो फ्रांस बना है। याद रखिएगा, फ्रांस शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश है। ठीक है, फ्रांस के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो फ्रांस के कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो है और प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नियर थे। ठीक है, इन्होंने जो है अभी 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया है। अब देखना है कि नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस का अगर आप मैप देखेंगे तो ये मैप है, बे ऑफ बिस्के के बगल में है, मेडिटेरियन सी के ठीक ऊपर है, इटली के बगल में। ठीक है, जर्मनी के नीचे। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन की स्थापना किस देश ने की है? तो क्विनलिंग स्टेशन जो है, जो रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, वो चीन के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, जो क्विनलिंग स्टेशन है वो चीन के द्वारा स्थापित है। चीन का ये 5वां रिसर्च सेंटर है वहां पे।
भारत के भी अपने रिसर्च सेंटर है, हिमाद्री वगैरह सब भारत के हैं। चीन का यह 5वां रिसर्च स्टेशन है, क्विनलिंग अंटार्कटिका में है। एक समय था जब लोग अंटार्कटिका जाने से डरते थे कि कोई वहां जा ही नहीं सकता है, वहां रहा ही ये नहीं जा सकता, और वहां पे अब जो है कई देश अपना अपना रिसर्च सेंटर बना करके वहां रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ष 2024 में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2024 का जो भारत ऊर्जा सप्ताह है, तो हर साल ये मनाया जाता है ताकि ऊर्जा फील्ड में क्या नया इनोवेशन होना चाहिए, क्या हुआ है, उसके जो भी जो हितधारक है उन सबको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो ऊर्जा सप्ताह है वो मनाया गया है गोवा में। ठीक है, वो मनाया गया है गोवा में। गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, कैपिटल पणजी है और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, चलिए भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना किस मंत्रालय ने किया है? ठीक है, तो गति शक्ति अनुसंधान पीठ पहले है क्या गति शक्ति? तो हम जानते हैं कि ऊपर में भारत जो है नीचे की तरफ सागरमाला प्रोजेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ भारतमाला प्रोजेक्ट कर रहा है, और मेन फोकस है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि यातायात का जो संरचना है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, यातायात में कहीं कोई अवरोध नहीं हो। ठीक है, चाहे युद्ध हो या बिजनेस हो, आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, भारत के हर क्षेत्र में जाया जा सके। ठीक है, तो इस कारण से ऊपर की तरफ, भारत के ऊपर की तरफ जो है सड़क वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, और यह है भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट। और नीचे की तरफ हम लोग जानते हैं समुद्र का इलाका है, तो यहाँ पे जो है सागरमाला प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और यही योजना गति शक्ति है। और इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी अनुसंधान वगैरह करना पड़े, जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना करना पड़े, वो सब भारत कर रहा है। तो इस बार का जो गति शक्ति इंस्टीट्यूट है वो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ का स्थापित किया गया है, और ये स्थापित किया गया है ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, और ये अभी वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पोषण उत्सव का आयोजन किसने किया? ठीक है, तो पोषण उत्सव हम लोग जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मेन मोटो क्या है कि लोगों में जो है पोषण को लेकर के अवेयरनेस डालना। ठीक है, लोगों में न्यूट्रिशन और जो हेल्थ प्रैक्टिसेज है उसको बढ़ाना। ठीक है, और ये मेनली किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कहाँ, क्योंकि ये किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उस टाइम की जो मंत्री थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा शुभारंभ किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें इस मंत्री की, तो अभी ये अन्नपूर्णा देवी जी जो है मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी मंत्री हैं। ठीक है, नाम के अनुकूल ही अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो एक्चुअली जब किसी आदमी को हार्ट अटैक होता है या उसका एक्सीडेंट होता है, तो शुरुआती का कुछ समय ऐसा होता है जब मान लेते हैं उसका ब्लड लॉस हो रहा है जल्दी से, तो उसको हॉस्पिटल यदि टाइम पे पहुंचा दिया जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। ऐसे समय को, ऐसे शुरुआती घंटे को बोलते हैं गोल्डन आवर। ठीक है, गोल्डन आवर। और इसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग को एक अलग विधान करना चाहिए, और हर राज्य को ये विधान करना चाहिए कि अगर बाय रोड नहीं जा सकते उसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए। और ये व्यवस्था करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसने जो है पहला हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू कर दिया है। मतलब यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो उस 150 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, 150 किलोमीटर के रेडियस में किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो शुरुआती के गोल्डन आवर्स में उसको हेलीकॉप्टर से ये हॉस्पिटल ले जाया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में हम जानते हैं, उत्तराखंड कैपिटल देहरादून है। ठीक है, इसका जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह है। ठीक है, चलिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो बच्चों में स्कूल को लेकर के जो नजरिया है वो अपने स्कूल को लेकर के जागरूक हो, गौरवान्वित हो और उसको स्कूल जाने में मन लगे। ठीक है,
इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है माई स्कूल माई प्राइड अभियान, और ये अभियान शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसको भी इस हिसाब से बनाया जाए कि लोग जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने की इच्छा करें। ठीक है, इसके लिए जो भी वॉल पेंटिंग्स वगैरह है यूज करना है, बहुत सारी किताबें हैं, इस टाइप का जो सरिकुलम बनाना है, उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया माई स्कूल माई प्राइड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल शिमला है, समर का धर्मशाला विंटर का चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे और इसके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मन से रिवाइज कीजिए, एग्जाम को कुछ ही दिन शेष है और किसी भी प्रकार के अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।